माँ मिताली का थप्पड़ रूही के गाल पर पड़ा ही था कि पूरे हॉल में भयंकर सन्नाटा छा गया। रूही की आंखें छलक आई और उसने उम्मीद भरी नजरों से अपने पिता अभय खुराना की तरफ देखा, ये सोचकर कि डैड माँ को डांटेंगे या उसका पक्ष लेंगे। लेकिन अभय खुराना के चेहरे पर कोई हमदर्दी नहीं थी। अपने पिता से भी कोई सपोर्ट ना मिलने पर रूही का खून खौल उठा। उसी वक्त ऊपर सीढ़ियों पर स्वर खड़ा था। उसने रूही के वो जहरीले तंज साफ साफ सुन लिए थे, लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था और ना ही कोई हैरानी। गुड मॉर्निंग आंटी। तभी तन्वी मुस्कुराते हुए डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई, लेकिन वहां पसरे सन्नाटे ने उसकी मुस्कान पल भर में फीकी कर दी। उसकी नजरें एक एक करके सबके चेहरों पर घूमी और आखिर में स्वर पर आकर ठहर गई। उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर तन्वी बिना कुछ पूछे ही समझ गई कि माहौल तनावपूर्ण है। तभी अभय खुराना वहां से निकल गए। रूही भी गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। माँ मिताली कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर उन्होंने भी दोनों को अकेला छोड़ देना ही बेहतर समझा। अब डाइनिंग हॉल में सिर्फ तन्वी और स्वर रह गए थे। स्वर ने नीची निगाहों से कहा, I'm really sorry for last night, तन्वी। I just hope कि नशे में मैंने तुम्हारे साथ ज्यादा बदतमीजी ना की हो। स्वर आगे कुछ भी कहने से हिचकिचा रहा था, इसलिए तन्वी ने उसका हाथ पकड़कर सहलाते हुए कहा, घबराओ मत स्वर, मैंने तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं माना, खासकर नशे में शादी के लिए प्रपोज करने वाली बात को तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे तन्वी कल रात के बारे में बात कर रही थी, स्वर की झिझक बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपने बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, तो कल रात मैंने तुम्हें फिर से शादी के लिए प्रपोज किया था। पता नहीं मैं कब तक तुम्हें ऐसे ही सॉरी बोलता रहूंगा। तन्वी ने बातचीत का रुख बदलते हुए पूछा, अच्छा मुझे बताओ, कल रात क्या हुआ था? तुमने इस वजह से तो ड्रिंक नहीं की होगी ना कि मेरी फैमिली यहाँ आने वाली थी? नहीं तन्वी, ऐसा कुछ नहीं है, स्वर ने झट से जवाब दिया। तन्वी कुछ कहती कि तभी अचानक स्वर बेबस होकर उसके गले लग गया। तन्वी ने उसे संभालते हुए कहा, जितना रोना है रो लो स्वर, एक बार अपने सारे गम बाहर निकालो और खुद को मजबूत करो। तन्वी स्वर से अलग हुई और सीरियस होकर बोली, तुम्हें सच में एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है स्वर। अब तक मैंने डैड और मिस्टर खुराना की बातों को सीरियसली नहीं लिया था, पर आज मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, विल यू मैरी मी? तन्वी ने सीधे सीधे स्वर को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। स्वर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। स्वर ने भारी आवाज में कहा, तन्वी, तुम मेरी कंडीशन अच्छी तरह से जानती हो। मैं शायद कभी तुम्हें एक पत्नी का दर्जा या वो प्यार ना दे पाऊं। मेरा दिल ही नहीं मानेगा कि मैं धुन के अलावा किसी और को वो जगह दूं। तन्वी ने कुछ पल शांत रहने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करती हूँ स्वर, जिस दिन धुन तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाएगी, मैं बिना कोई सवाल किए तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अनजाने में तन्वी ने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जिसका अंजाम वो खुद भी नहीं जानती थी। तभी स्वर के दिमाग में एक तीखा और खतरनाक ख्याल कौंधा। स्वर ने आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने धुन का मासूम चेहरा तैर गया। स्वर के मन में एक मास्टर प्लान बन चुका था। स्वर अच्छी तरह जानता था कि धुन उससे मुंह छुपाकर भाग रही है, लेकिन अगर रॉकस्टार स्वर खुराना की शादी की खबर पूरे देश और मीडिया में आग की तरह फैलेगी तो धुन तड़प उठेगी। वो इस खबर को सुनकर शांत नहीं बैठ पाएगी और उसे मजबूरन स्वर के सामने आना ही पड़ेगा। स्वर ने अपनी आंखें खोली और हाँ में सिर हिला दिया। जैसे ही स्वर ने हाँ कहा, तन्वी खुशी से उसके गले लग गई। वही स्वर की आंखें नम थी। स्वर ने तन्वी की आंखों में देखते हुए अपनी शर्त रखी, तन्वी, मैं तुम्हें कोई झूठा वादा नहीं करूंगा कि मैं तुम्हें खुश रख पाऊंगा या नहीं, पर तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन अपने वादे को याद रखना, अगर शादी से पहले धुन वापस आ गई तो तुम्हें दूर जाना होगा, और अगर वो शादी से पहले नहीं आई तो शादी के बाद उसकी हमारी लाइफ में कोई जगह नहीं होगी। मैं पूरी ईमानदारी से हमारी शादी निभाऊंगा। तन्वी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है स्वर। कहकर तन्वी फिर से स्वर के गले लग गई। इस प्लान में एक बहुत बड़ा रिस्क भी था, लेकिन धुन को वापस पाने के लिए स्वर ये दाव खेलने को तैयार था। तभी उसी वक्त मिस्टर प्रदीप सहगल और मिसेस मिनीषा सहगल वहां पहुंचे। उन्होंने स्वर और तन्वी को एक दूसरे के गले लगे देखा तो प्रदीप सहगल कड़क आवाज में बोले, क्या चल रहा है यहाँ पर? दोनों अलग हुए। तन्वी ने मुस्कुराकर कहा, डैड, स्वर ने शादी के लिए हाँ कह दी है। मिनीषा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने स्वर का कंधा सहलाते हुए कहा, थैंक यू सो मच स्वर। स्वर किसी को भी धोखे में नहीं रखना चाहता था। उसने तन्वी की तरफ देखकर साफ लहजे में कहा, तन्वी, आई होप तुम अंकल आंटी से हमारी शर्त के बारे में कुछ नहीं छुपाओगी। मैं नहीं चाहता कि बाद में जब तुम पीछे हटो तो लोग मुझे ब्लेम करें।
इतना कहकर स्वर वहां से बाहर निकल गया। इसके बाद तन्वी ने अपने पेरेंट्स अभय खुराना और मिताली को अपने और स्वर के बीच हुई शर्त के बारे में बता दिया। प्रदीप सहगल गुस्से में चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो तन्वी, वो तुम्हें स्टैंड बाय पर रख रहा है। तन्वी ने जिद करते हुए कहा, डैड, वो मुझसे प्यार करे ना करे, शादी के बाद वो पूरी तरह मेरा होगा, मैं उससे प्यार करती हूँ। तभी वहां स्वर के डैड आ गए। माहौल संभालते हुए उन्होंने प्रदीप से कहा, प्रदीप, स्वर अपनी कमिटमेंट का पक्का है, अगर उसने हाँ कहा है तो वो पीछे नहीं हटेगा, 2 दिन बाद सगाई रख लेते हैं। प्रदीप सहगल ने भारी मन से सहमति दे दी। ठीक है, 2 दिन बाद सगाई पक्की। उधर स्वर घर से सीधे अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंच चुका था। चैतन्य के पास भी स्वर और तन्वी की सगाई की खबर पहुंच चुकी थी। चैतन्य ने खुशी से कहा, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ स्वर, फाइनली तूने उस धुन शर्मा से पीछा छुड़ाने के बारे में सोचा। स्वर ने गिटार की तारों पर उंगलियां फेरते हुए एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ये मेरा आखिरी दाव है चैतन्य, मैंने ये सगाई की खबर मीडिया में फैलाने के लिए हाँ कहा है। जब टीवी और न्यूज़पेपर में मेरी और तन्वी की सगाई की खबरें छपेंगी तो ऋषिकेश के किसी कोने में बैठी धुन शर्मा ये खबर जरूर देखेगी। अगर उसके दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार बचा होगा तो वो दौड़ती हुई मेरे पास आएगी। चैतन्य ने हैरान होकर कहा, और अगर वो नहीं आई तो? स्वर की आंखों में एक सनक तैर गई। उसने भारी आवाज में कहा, अगर वो नहीं आई तो सगाई के बाद मैं तन्वी से शादी कर लूंगा और धुन शर्मा मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए मर जाएगी। चैतन्य बाहर चला गया। स्वर गिटार बजाते हुए भारी आवाज में गाने लगा, प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों। गाना खत्म होते होते उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने बंद आंखों से दर्द में बुदबुदाते हुए कहा, आई हेट यू धुन शर्मा, अगर तुम मेरी सगाई की खबर सुनकर भी वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि तुम भी ता जिंदगी मेरी तरह तड़पोगी और तुम्हारा दर्द समझने वाला कोई नहीं होगा। सुबह की पहली किरण के साथ ही धुन अपनी टीम के साथ बस में बैठ चुकी थी। ऋषिकेश पीछे छूट रहा था और बस तेजी से देहरादून की तरफ बढ़ रही थी। धुन ने खिड़की से बाहर देखते हुए सुकून की एक लंबी सांस ली। उसे लग रहा था कि अब वो कुछ दिनों के लिए स्वर की पहुंच से दूर सुरक्षित हो चुकी है। धुन अपने ही विचारों में खोई हुई थी कि तभी बस में बैठी कुछ लड़कियों की आवाज उसके कानों में पड़ी। वे अपने फोन पर कोई लाइव ब्रेकिंग न्यूज देख रही थी। अरे यार, रॉकस्टार स्वर खुराना आज ही सगाई कर रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बॉलीवुड के सबसे बड़ी सहगल इंडस्ट्री की वारिस तन्वी सहगल से आज शाम ही उसकी एंगेजमेंट है। हाँ यार, पूरा मीडिया और बी टाउन इसी खबर को कवर कर रहा है। आज शाम खुराना मेंशन में ग्रैंड फंक्शन है। जैसे ही धुन के कानों में स्वर की आज ही सगाई होने की खबर पड़ी, उसकी सांसें जैसे गले में ही अटक गई। धुन के हाथ पांव कांपने लगे। उसने कांपती उंगलियों से तुरंत अपना मोबाइल निकाला और रीसेंट न्यूज अपडेट्स चेक किए। स्क्रीन पर हर जगह स्वर और तन्वी की तस्वीरों के साथ यही हेडलाइन छपी थी, रॉकस्टार स्वर खुराना की आज शाम तन्वी सहगल से सगाई। धुन के सीने में एक अनबेरेबल पेन की लहर उठी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की और खुद को संभालते हुए मन ही मन कहा, नहीं धुन, तुम्हें रोने का कोई हक नहीं है। वो तुम्हारा था लेकिन अब नहीं है। उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही था। उसने तो मुझसे वादा किया था कि वो मेरे सिवा किसी और को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देगा, फिर वो क्यों ऐसा कर रहा है। धुन को पीछे की सीट पर बैठा रोते देखकर उसकी सहकर्मी जिज्ञासा उसके पास आई। जिज्ञासा ने धुन के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, धुन, कुछ सीरियस है क्या? स्वर खुराना जैसे सेलिब्रिटी की सगाई से तुम्हारा क्या लेना देना? अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो देहरादून जाने की जरूरत नहीं है। तुम ये इवेंट छोड़ दो, मैं तुम्हें वापस भेजने का इंतजाम कर देती हूँ। धुन ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, नहीं मैम, मैं ठीक हूँ, मुझे काम पर ध्यान देना चाहिए, मैं देहरादून आ रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ खुराना मेंशन में सगाई की तैयारियां जोरों पर थी। इवेंट मैनेजमेंट टीम सजावट में लगी थी, जबकि खुराना और सहगल फैमिली लिविंग रूम में बैठकर आगे की शादी की प्लानिंग कर रही थी। सिवाय स्वर के हर कोई चाहता था कि शादी भी अगले कुछ दिनों में ही हो जाए और अगले 5 दिनों बाद शादी के लिए एक अच्छा मुहूर्त निकल आया था। मिस्टर प्रदीप सहगल ने स्वर की तरफ देखकर पूछा, अच्छा स्वर, बताओ तुम्हें मुंबई में ही शादी करनी है या कोई डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करना चाहते हो? आजकल सारे सेलिब्रिटी डेस्टिनेशन वेडिंग ही करते हैं। स्वर ने नीची निगाहों से कहा, आप तन्वी से पूछ लीजिए, वो जैसा चाहेगी वैसा कर लेंगे। तन्वी ने गहरी सांस ली और कुछ सोचते हुए बोली,
मुझे शांत माहौल पसंद है, तो कोई ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। ऋषिकेश, अचानक स्वर के मुंह से निकला। उसने सबकी तरफ देखकर कड़वी आवाज में कहा, ऋषिकेश कैसा रहेगा? तन्वी ने तुरंत खुशी से सहमति जताई। हाँ, ऋषिकेश बहुत अच्छी जगह है और मैं हमेशा से वहां जाना चाहती थी। प्रदीप सहगल ने भी हामी भर दी। हर कोई स्वर की चॉइस सुनकर खुश था, लेकिन जब चैतन्य ने स्वर के मुंह से ऋषिकेश का नाम सुना तो उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा उतर आया। जैसे ही स्वर अपने कमरे में आया, चैतन्य ने पीछे से कमरा बंद किया और सिर हिलाते हुए बोला, नीचे तुमसे किसी ने कुछ नहीं पूछा होगा स्वर, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या तू बता सकता है कि तूने शादी के लिए ऋषिकेश ही क्यों चुना? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं शादी तक तुझसे दूर ही रहूंगा। स्वर ने बेहद ठंडी और कड़वी आवाज में कहा, मुझे उसे तड़पते हुए देखना है चैतन्य, मुझे उसे तकलीफ देनी है, शायद तब जाकर मेरे इस जले हुए दिल को सुकून मिलेगा। इतना कहकर स्वर कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद तन्वी कमरे में आई तो चैतन्य ने उससे कहा, तन्वी, तुम उस लड़के से शादी क्यों कर रही हो? वो आज भी उसी धुन शर्मा के प्यार में जल रहा है। तन्वी ने धीमे से जवाब दिया, मुझे पता है चैतन्य, लेकिन शादी के बाद उसने मुझसे वादा किया है कि वो उसे भूल जाएगा। और अगर वो लड़की शादी से पहले वापस आ गई तो? चैतन्य ने फिक्र से पूछा। तन्वी ने अपनी पलकें झुकाकर कहा, मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ये रिस्क ले रही हूँ चैतन्य, प्लीज मुझे मत रोको। दूसरी तरफ धून अपनी टीम के साथ देहरादून पहुंच चुकी थी। वो वहां एक वेडिंग इवेंट की तैयारियों में लग गई, लेकिन बार बार उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी कि स्वर आज शाम सगाई करने जा रहा है। धुन ने काम में 5-6 बार गलतियां कर दी। जिज्ञासा ने उसके पास जाकर कहा, धुन, तुम ठीक से काम नहीं कर पा रही हो, तुम रेस्ट क्यों नहीं ले लेती? धुन ने अपने चेहरे पर सख्ती लाते हुए कहा, नहीं मैम, मैं ठीक हूँ, आई प्रॉमिस आगे से ध्यान रखूंगी। धुन ने लाल फूलों को हटाकर पीले और सफेद फूल लगाने के निर्देश दिए और खुद से मन ही मन कहा, तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना है धुन शर्मा, काम ही तुम्हारी जिंदगी है। यहाँ स्वर खुराना तुम्हारी गलतियों को सुधारने नहीं आएगा। धुन अपने मन को पत्थर करके काम में जुट गई। शाम होते ही खुराना मेंशन रोशनी से नहा उठा। बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां सगाई में पहुंच चुकी थी। स्वर काले रंग के कस्टम मेड सूट और लेवेंडर शर्ट में तैयार हो रहा था। उसने चैतन्य को फोन करके धमकी दी, अगर तू मेरी सगाई में नहीं आया चैतन्य, तो मैं सगाई नहीं करूंगा। चैतन्य को मजबूरन आना पड़ा। नीचे सगाई का जश्न शुरू हो चुका था। स्वर तन्वी की कमर में हाथ डाले सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। उसने मन ही मन बुदबुदा कर कहा, चल दिए है आज हम बर्बाद होने धुन, काश तुम मेरे सामने होती। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अब एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। तन्वी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। स्वर ने कांपती उंगलियों से हीरे की अंगूठी उठाई। पूरे हॉल में तालियों की गूंज और कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमक रही थी। अभय खुराना और सहगल परिवार के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। स्वर जैसे ही अंगूठी तन्वी की उंगली में पहनाने लगा, ठीक उसी पल उसकी नजरों के सामने तन्वी के चेहरे की जगह धुन का रोता हुआ चेहरा तैर गया। स्वर का हाथ हवा में ही थम गए। उसकी उंगलियां कांपने लगी और हीरे की अंगूठी उसके हाथ से छूटकर सीधे फर्श पर गिर गई। पूरे हॉल में अचानक एक सन्नाटा छा गया। अंगूठी फर्श पर गिरते ही पूरे हॉल में एक पल के लिए भयंकर सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने मुस्कुराकर माहौल का तनाव कम करते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हाथ से फिसल जाती है। शुभ मुहूर्त निकल रहा है, अंगूठी उठाइए और अपनी दुल्हन को पहनाइए। स्वर ने अपनी आंखें बंद की। बंद पलकों के पीछे उसे धुन का रोता हुआ चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक गहरी और भारी सांस खींची, जैसे अपनी पूरी हिम्मत बटोर रहा हो। स्वर झुका। उसने फर्श से वो ठंडी हीरे की अंगूठी उठाई और बिना तन्वी के चेहरे की तरफ देखे, बिना किसी एहसास के उसकी उंगली में पहना दी। अगले ही पल पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट और कैमरों की फ्लैशलाइट्स का शोर गूंज उठा। चारों तरफ से उन पर फूल बरसाए जा रहे थे। सहगल और खुराना परिवार की आंखों में चमक थी, पर स्वर के होठों पर सिर्फ एक कड़वी और फीकी मुस्कान तैर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थी। उधर देहरादून के वेडिंग वेन्यू का काम खत्म करके बस से वापस ऋषिकेश लौट रही धुन बस की खिड़की से माथा टिकाए बैठी थी। रास्ता सुनसान था और बस की हल्की हेडलाइंस अंधेरे को चीर रही थी। धुन ने अपनी थकावट दूर करने और वक्त काटने के लिए जैसे ही अपना फोन ऑन किया, उसकी उंगलियां स्क्रीन पर ही जम गईं। सोशल मीडिया का हर एक प्लेटफॉर्म सिर्फ एक ही खबर से भरा पड़ा था। सुपरस्टार स्वर खुराना और बिजनेस टाइकून प्रदीप सहगल की बेटी तन्वी सहगल की शाही सगाई।
तस्वीर में स्वर तन्वी की उंगली में अंगूठी पहना रहा था। धुन की नजर उसी एक तस्वीर पर अटक कर रह गई। अचानक उसका दम घुटने लगा। उसके सीने में ऐसा दर्द उठा मानो किसी ने अंदर से सब कुछ निचोड़ दिया हो। धुन ने कांपती और उखड़ी हुई सांसों के साथ अपना बैग भींचा और फोन निकालकर अपने भाई विहान का नंबर डायल किया। फोन उठते ही धुन की रुकी हुई हिचकियां फूट पड़ी। वो रोते हुए बड़बड़ाई, भैया मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा। मुझे लगा था कि इन 4 सालों में मैंने खुद को पत्थर बना लिया है, पर मैं आज भी वही खड़ी हूँ जहाँ वो मुझे छोड़ कर गया था। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है भैया, उसने किसी और का हाथ थाम लिया। दूसरी तरफ विहान का दिल अपनी बहन की ये बिखरी हुई आवाज सुनकर बैठ गया। उसने घबराकर और तड़प कर कहा, धुन तुम तुरंत अगली बस या ट्रेन पकड़ो और मेरे पास दिल्ली आ जाओ। तुम वहां अकेले इस तकलीफ से नहीं गुजर सकती। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम बस दिल्ली आ जाओ। धुन ने बस की खिड़की से अपना माथा टिकाया, आंखें मूंद ली और बहते आंसुओं को पोंछते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। उसने मजबूत लहजे में कहा, नहीं भैया, मैं दिल्ली नहीं आ सकती। मैं अब भागूंगी नहीं। जो दर्द मैंने झेला है, मुझे इस सब का सामना करना ही पड़ेगा। आप परेशान मत होइए भैया, अगर मुझे ज्यादा दिक्कत हुई तो मैं आपके पास जरूर आ जाऊंगी। भाई ने भारी दिल से उसे हिम्मत दी और धुन ने फोन रख दिया। ऋषिकेश पहुंचते पहुंचते धुन की हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छलक आई थी। कंपनी की मालिक जिज्ञासा जब वहां पहुंची तो धुन को इस हाल में देखकर घबरा गई। वो धुन को तुरंत अपनी गाड़ी में बिठाकर पास के एक क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि अत्यधिक मानसिक तनाव और थकावट के कारण धुन का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया था। इसी दौरान जिज्ञासा के फोन पर उसके असिस्टेंट मेहुल का कॉल आया। मेहुल की आवाज में घबराहट और बेइंतहा खुशी एक साथ थी। मैम, आप जहां भी है तुरंत ऋषिकेश रिजॉर्ट पहुंची। आपको यकीन नहीं होगा, सुपरस्टार स्वर खुराना की शादी का पूरा इवेंट हमारी कंपनी वेडिंग बेल्स को मिल गया है। ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मैम। जिज्ञासा के हाथ से फोन लगभग छूट ही गया था। वो सन्न रह गई। वो चाहती थी कि धुन भी इस बड़े प्रोजेक्ट में उसके साथ रहे, क्योंकि धुन उसकी सबसे काबिल एम्प्लॉय थी। लेकिन जब उसने बेड पर बेजान पड़ी धुन की तरफ देखा तो उसका दिल पसीज गया। जिज्ञासा ने धुन के पास जाकर उसका सिर सहलाया और कहा, धुन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, डॉक्टर ने ड्रिप लगा दी है। तुम यही आराम करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। तुम 2 दिन पूरी तरह रेस्ट करो, बाकी काम मैं संभालूंगी। धुन ने धुंधली आंखों से अपनी बॉस को देखा और बस एक हल्की सी कृतज्ञता भरी मुस्कान दे दी। जिज्ञासा उसे आराम करने की सलाह देकर वेन्यू की तैयारियों के लिए निकल गई। उधर ऋषिकेश के उसी आलीशान गंगा किनारे बने रिजॉर्ट में खुराना और सहगल परिवार पहुंच चुका था। 3 दिनों की भागदौड़ के बाद आखिरकार आज स्वर की हल्दी थी। चारों तरफ पीले और सफेद फूलों की सजावट थी। सुबह 11 बजे हल्दी की रस्म शुरू हुई। स्वर सफेद कुर्ते में बैठा हुआ था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे कि वो रात भर सोया नहीं है। इन 2 दिनों में उसने आधे से ज्यादा ऋषिकेश खंगाल लिया था, लेकिन उसकी टीम में किसी के भी पास धुन की कोई खबर नहीं थी। जब उसके रिश्तेदारों और तन्वी के परिवार ने उसके गालों पर हल्दी लगानी शुरू की तो उसकी ठंडी तासीर से स्वर की रूह तक कांप उठी। 4 साल पहले जब भी उसने ऋषिकेश में हल्दी का जिक्र सुना था तो उसके दिमाग में सिर्फ धुन का चेहरा आता था। आज उसी ऋषिकेश की हवा में किसी और के नाम की हल्दी उसकी त्वचा को जला रही थी। माँ मिताली चेहरे पर एक झूठी दुनियादारी वाली मुस्कान ओढ़े स्वर के पास आई। उन्होंने अपने कांपते हाथों में हल्दी ली और स्वर के गालों पर लगाते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा, किसी ने तुम्हें इस शादी के लिए फोर्स नहीं किया था स्वर। अपने लिए ना सही, कम से कम तन्वी के लिए ही खुश रहने का दिखावा कर लो। वो लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है। स्वर ने कड़वाहट से भरकर अपनी आंखें खोली। उसकी लाल आंखों में दर्द का समंदर था। उसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, सिर्फ तन्वी के लिए ही क्यों मॉम, मैं आपके और डैड के लिए भी खुश होने का नाटक कर सकता हूँ। अब तो आप दोनों के कलेजे को ठंडक पहुंच गई होगी ना। मिताली का हाथ हवा में ही रुक गया। उन्होंने सख्त लहजे में टोका, तुम इस तरह अपनी माँ से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते स्वर। तुमने खुद अपनी जुबान से इस शादी के लिए हाँ कहा था। स्वर की आंखों से एक गर्म आंसू छलककर गाल पर लगी हल्दी में घुल गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, हाँ मॉम, मैंने अपनी मर्जी से हाँ कही है, क्योंकि मैं थक चुका था। लेकिन मुझे एक बात बताइए, कि आज तन्वी की जगह मेरी धुन यहाँ बैठी होती तो आप और डैड उसे दिल से स्वीकार करते? नहीं करते ना। मुझे याद है मॉम, 4 साल पहले जब मैं धुन को आप सबसे मिलवाने ला रहा था, तब डैड बिजनेस मीटिंग का झूठा बहाना बनाकर शहर से बाहर चले गए थे।
और आप शॉपिंग के नाम पर घर से गायब हो गई थी। सोचिए, उस बेकसूर लड़की को उस दिन कितनी जिल्लत महसूस हुई होगी। मिताली का चेहरा सफेद पड़ गया। स्वर के इस पुराने जख्म ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। मिताली ने अपनी आवाज को सख्त बनाते हुए कहा, तुम जिस लड़की की आज भी वकालत कर रहे हो स्वर, वो तुम्हें 4 साल पहले छोड़कर भाग गई थी। उसने एक बार भी मुड़कर तुम्हारे प्यार की तरफ नहीं देखा। माँ का ये तीखा तीर स्वर के सीने के पार निकल गया। स्वर ने अपनी आंखें मूंद ली और एक गहरा सन्नाटा उस पर छा गया। मिताली भारी दिल से वहां से उठकर चली गई। हल्दी की रस्म खत्म होने के बाद मेहमानों के शोर शराबे से दूर मिताली भारी कदमों से रिजॉर्ट के लंबे कॉरिडोर से गुजर रही थी। उनका मन स्वर की बातों से भारी था। तभी सामने से अभय खुराना आते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल और ठंडी तसल्ली थी। अभय ने मिताली को उदास देखा तो पास आकर रूखेपन से बोले, देखा मिताली, सब कुछ कितना सही जा रहा है। बस कल का दिन और है। शादी होते ही ये सारा पुराना ड्रामा और वो चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। उस आवारा लड़की को मैं अपने बेटे की जिंदगी में कभी वापस नहीं आने दूंगा। मिताली के कदम अचानक वहीं जम गए। कॉरिडोर में बहती ठंडी हवा के बीच मिताली के दिमाग में एक भयंकर खटका हुआ। मिताली ने अपनी आंखें छोटी की। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और अभय के बिल्कुल करीब जाकर उनकी आंखों में आंखें डालकर धीमी पर बेहद तीखी आवाज में पूछा, आप बार बार उस लड़की को रोकने की बात करते हैं अभय, पर हम सब तो उस लड़की से आज तक कभी मिले ही नहीं थे। फिर आप उस लड़की को इतने यकीन से कैसे जानते हैं? आपको कैसे पता कि वो आवारा है या कैसी है? ये सवाल सुनते ही अभय खुराना के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उनके चेहरे का रंग पल भर में पीला पड़ गया। अभय खुराना ने अपने गले का कॉलर ढीला किया और माथे का पसीना पोंछते हुए कड़वे स्वर में बोले, मेरा मतलब था कि कोई भी मामूली लड़की हमारे खुराना खानदान की बहू बनने के लायक नहीं हो सकती। तुम फालतू बातें सोचना बंद करो और शादी की तैयारियां देखो। अभय ने मिताली को कोई दूसरा सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया। वो तेजी से मुड़े और लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए वहां से निकल गए। मिताली वही कॉरिडोर के सन्नाटे में अकेली खड़ी रह गई। उधर कमरे में चैतन्य ने मिताली और स्वर को बात करते देखा था। वो स्वर के पास आकर बोला, तुमने फिर से मिताली आंटी से बहस करनी शुरू कर दी स्वर। कब तक इस एक सवाल का जवाब ढूंढते रहोगे कि वो लड़की तुम्हें छोड़कर क्यों गई? जब तक मुझे मेरे सवालों का सच नहीं मिल जाता चैतन्य, स्वर ने कड़वाहट से जवाब दिया। वैसे भी उसे इस घर में कोई पसंद नहीं करता था, तो सब उसके जाने से खुश ही है। तकलीफ तो बस मैं भुगत रहा हूँ और न जाने वो किस हाल में होगी। जैसी भी होगी ठीक ही होगी और खुश होगी, चैतन्य ने टोकते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अब तुम अपना मूड ठीक करो और शादी की रस्मों पर ध्यान दो। स्वर ने उससे कोई बहस नहीं की और चुपचाप बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ ऋषिकेश में अपने छोटे से फ्लैट पर धुन 2 दिन से अकेली पड़ी थी। डॉक्टर की दवाइयों से उसकी शारीरिक थकावट तो कम हो गई थी, पर उसका मन शांत नहीं था। कमरे के सन्नाटे में खाली बैठते ही उसका दिमाग बार बार स्वर और उसकी सगाई की खबर की तरफ भागता रहा। धुन ने करवट बदलते हुए खुद से कहा, यहाँ अकेले रहकर मैं खुद को और कमजोर बना रही हूँ। ऋषिकेश में शादी का सीजन है और इस वक्त काम ही मुझे इस दर्द से बचा सकता है। मुझे काम पर वापस जाना ही होगा। धुन ने तुरंत अपनी बॉस जिज्ञासा को फोन मिलाया। फोन उठते ही जिज्ञासा राहत की सांस लेते हुए बोली, धुन, तुम कैसी हो अब? सच कहूँ तो मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। ऋषिकेश में हमें इतना बड़ा वेडिंग इवेंट मिला है, पर तुम्हारी बनाई हुई डेकोरेशन थीम्स के बिना काम में वो बात ही नहीं आ रहा। कुछ भी ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, और मैं आज ही काम ज्वाइन कर रही हूँ, आप बेफिक्र रहिए। धुन ने बिना एक पल गवाए कहा। जिज्ञासा उसके वापस आने की बात सुनकर बेहद खुश हो गई। वो इवेंट और क्लाइंट के बारे में कुछ और बताती उससे पहले धुन ने कहा कि वो तुरंत वेन्यू पर पहुंच रही है और फोन रख दिया। धुन जल्दबाजी में बस काम में खुद को डुबो देना चाहती थी। अगले दिन ऋषिकेश के रिजॉर्ट में स्वर और तन्वी की मेहंदी की रस्में शुरू होने वाली थी। हॉल में मेहंदी आर्टिस्ट पहुंच चुकी थी। वेडिंग वेन्यू के गार्डन एरिया में मेहंदी और शादी के स्पेशल अरेंजमेंट्स चल रहे थे। जिज्ञासा बार बार घड़ी देख रही थी। तभी सामने से धुन अपना बैग लिए अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर जिज्ञासा के चेहरे पर चमक आ गई। थैंक गॉड धुन, तुम आ गई। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हारे बिना काम में वो परफेक्शन आ ही नहीं रहा था। जिज्ञासा ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब एकदम ठीक हूँ मैम, अब आप बेफिक्र रहिए, मैं सब संभाल लूंगी। धुन ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा और तुरंत वेन्यू की सजावट का जायजा लेने लगी। वो अब भी इस बात से बेखबर थी कि ये शादी किसकी है। उधर मेंशन के अंदर हॉल में तन्वी को मेहंदी लगाई जा रही थी। तन्वी और स्वर पास बैठे थे। माँ मिताली और मिनीषा उन्हें देखकर खुश हो रही थी। तन्वी की मेहंदी हैवी थी।
इसलिए उसमें वक्त लग रहा था। स्वर उठकर अपने कमरे में चला गया। वो खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया और बाहर गार्डन में हो रही सजावट को देखने लगा। खिड़की से थोड़ी दूर गार्डन में धुन खड़ी होकर वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। हालांकि उसकी पीठ स्वर के कमरे की तरफ थी। स्वर की नजरें उस लड़की के ढके हुए सिर और चाल ढाल पर जाकर टिक गई। स्वर का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी उठी। स्वर ने कड़वी मुस्कान के साथ मन ही मन कहा, कुछ तो कमी रही होगी मेरे इश्क में धुन, जो यूं बीच राह में मुझे अकेला छोड़कर चली गई। तभी स्वर ने देखा कि उसकी सौतेली बहन रूही नीचे गार्डन एरिया में घूम रही है। रूही का स्वभाव बेहद चिड़चिड़ा और घमंडी था। स्वर को लगा कि कहीं रूही इवेंट टीम पर अपना गुस्सा ना उतारे, इसलिए वो कमरे से बाहर निकला और नीचे जाने लगा। नीचे गार्डन में रूही सजावट को देखकर मुंह बना रही थी। उसकी नजर धुन पर पड़ी, जो फूलों के मंडप का काम देख रही थी। रूही धुन के पास गई और घमंड से बोली, हे, तुम यहाँ नई आई हो क्या? धुन ने मुड़कर देखा और सादगी से कहा, जी मैम, मैं इवेंट टीम से हूँ। क्या आपको कोई चेंजेस चाहिए? चेंज? रूही कड़वाहट से हंसी। क्या अजीब सी पुराने जमाने की डेकोरेशन कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारा कलेक्शन बिल्कुल आउटडेटेड है। अगर मेरा बस चलता तो मैं इस घटिया जगह पर शादी बिल्कुल ना करती। धुन को उसकी बात सुनकर गुस्सा आया, पर उसने अपना संयम बनाए रखा और कहा, मैम, अगर आपको थीम्स पसंद नहीं आ रही हैं, तो आप बता दीजिए, हम आपके हिसाब से बदलाव कर देंगे। धुन का शांत और संयमित जवाब रूही को और भड़का गया। वो तेजी से चिल्लाई, मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे सिखाओगी तुम? पता नहीं किन यूजलेस लोगों को बुला लेते हैं। तुम जैसे लोग हमारे यहाँ सफाई का काम करते हैं। रूही के इस नीच तंज ने धुन का सब्र तोड़ दिया। धुन ने तीखी नजरों से रूही की तरफ देखा और कहा, तो आप ऐसा क्यों नहीं करती मैम? अपने यहाँ काम करने वालों को ही बुला लीजिए। और अगर आपको ये जगह और डेकोरेशन इतनी ही नापसंद है, तो आपने ये डेस्टिनेशन चुना ही क्यों? आपको तो किसी फॉरेन कंट्री में जाकर शादी करनी चाहिए थी। रूही सन्न रह गई। तभी पास खड़ा एक कलीग घबराकर धुन के पास आया और धीमी आवाज में बोला, धुन, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जानती भी हो कि तुम किससे बात कर रही हो? आखिर किसकी शादी है यहाँ? धुन ने चिढ़कर पूछा। उस कलीग ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए फुसफुसाकर कहा, अरे, तुम जिससे बहस कर रही हो वो रॉकस्टार स्वर खुराना की बहन है, और यहाँ किसी और की नहीं बल्कि स्वर खुराना की शादी हो रही है। स्वर खुराना? ये नाम सुनते ही धुन के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और हाथ से फाइलों का बोर्ड छूटकर नीचे गिर गया। जिस स्वर खुराना से बचने के लिए वो शहर शहर भाग रही थी, किस्मत उसे खींचकर सीधे उसी के शादी के मंडप में ले आई थी। स्वर खुराना ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि धुन के अतीत का वो पन्ना था जिसे वो हमेशा के लिए फाड़ कर फेंक चुकी थी। ये नाम कानों में पड़ते ही धुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून निचोड़ लिया हो। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह सुन्न पड़ गया। हाथों की पकड़ इतनी कमजोर हो गई कि इवेंट की भारी भरकम फाइलों का बोर्ड छपाक से जमीन पर आ गिरा। कागज हवा में उड़कर इधर उधर बिखर गए, लेकिन धुन को उन्हें समेटने का भी होश नहीं था। धुन का दिल सीने में इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कनें हथौड़े की चोट की तरह सुनाई दे रही थी। माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आई। हताशा, डर और घबराहट के उस बवंडर में उसे केवल एक ही रास्ता दिखाई दिया, यहाँ से भागना, कहीं बहुत दूर भाग जाना, जहाँ ये नाम उस तक ना पहुंच सके। सामने खड़ी रूही अब भी उसे कड़वी और चुभती हुई नजरों से घूर रही थी। धुन ने अपने कांपते होठों और लड़खड़ाती आवाज को किसी तरह संभाला, अपनी नजरें झुकाई और तुरंत कहा, आई एम सॉरी मैम, मेरी गलती थी, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। धुन बिना किसी से एक शब्द भी बहस किए पलटी और हड़बड़ाहट में वहां से भागने लगी। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी और आंखों के सामने धुंधलापन। वो भीड़, फूलों की सजावट और संगीत की आवाजों को चीरते हुए तेजी से वेन्यू के मेन गेट की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी किसी ने मजबूती से उसकी कलाई पकड़ ली। ये उसकी बॉस जिज्ञासा थी। धुन, ये क्या तरीका है? तुम इस तरह बदहवास होकर रोते हुए कहाँ भाग रही हो? जिज्ञासा ने हैरानी और हल्के गुस्से के मिले जुले भाव से पूछा। धुन ने अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। उसकी आंखों में अब बेबसी के आंसू छलक पड़े थे। वो हांफते हुए रुंधे गले से बोली, मैम, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जिज्ञासा ने पास खड़े कलीग से इशारों में पूरी बात समझी। फिर उसने धुन का हाथ और कसकर पकड़ा और सख्त लेकिन समझदारी भरे लहजे में कहा, सुनो धुन,
तुम हमारी कंपनी की सबसे होनहार और काबिल एम्प्लॉय हो। किसी गेस्ट के चिल्लाने या बदतमीजी करने से तुम अपना काम अधूरा छोड़कर ऐसे पीठ नहीं दिखा सकती। देखो, शादी आज रात को ही है और बाहर गार्डन में मंडप सज चुका है। बस ये आखिरी और बहुत जरूरी काम पूरा कर लो, फिर तुम जा सकती हो। मैम, आप नहीं समझ रही, प्लीज। धुन ने लगभग हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाने की कोशिश की। मेरी बात सुनो धुन। जिज्ञासा ने अब थोड़ा नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें बस ये तय करना है कि दुल्हन समय पर तैयार है या नहीं, और उसकी मंडप में ग्रैंड एंट्री का अरेंजमेंट सही है या नहीं। जैसे ही दुल्हन मंडप तक पहुंच जाएगी, तुम्हारा काम खत्म। उसके बाद मैं तुम्हें खुद जाने दूंगी, फिर बिल्कुल नहीं रोकूंगी। धुन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो जानती थी कि अगर वो बाहर खुले गार्डन में मंडप के आसपास रही तो स्वर की तीखी नजरें उसे भीड़ में भी ढूंढ लेगी। उस इंसान का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। दुल्हन का कमरा। वो कमरा अंदर की तरफ था और वहां सिर्फ लड़कियां या परिवार के करीबी ही जा सकते थे। स्वर वहां नहीं आ सकता था। वही जगह सबसे सेफ रहेगी। धुन ने अपने आंसुओं को पोंछा, एक गहरी सांस ली और भारी दिल से हाँ में सिर हिलाकर तन्वी के ब्राइडल रूम की तरफ बढ़ गई। दरवाजे तक पहुंचकर धुन ने बहुत सावधानी से चारों तरफ देखा, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। बाहर गैलरी खाली देखकर उसने राहत की सांस ली। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया और अंदर दाखिल हुई। कमरा ताजे गुलाबों और महंगे परफ्यूम की खुशबू से महक रहा था। वहां तन्वी अकेली थी। उसने पेस्टल पिंक कलर का बेहद खूबसूरत और भारी ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। कुंदन और पोल्की की हैवी ज्वेलरी में सजी तन्वी आईने के सामने बैठी थी। वो किसी स्वर्ग की राजकुमारी जैसी चमक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी बेचैनी थी। धुन ने अपने अंदर चल रहे तूफान को चेहरे की एक झूठी मुस्कान के पीछे छुपाया और नर्म आवाज में कहा, आप बहुत खूबसूरत लग रही है मैम। नजर ना लगे, मैं आपकी एंट्री का फाइनल अरेंजमेंट करने आई हूँ। तन्वी ने आईने से नजरें हटाकर धुन की तरफ देखा और एक हल्की घबराई हुई मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू। सुनो, जब तक मुझे लेने के लिए नीचे से कोई नहीं आता, तब तक प्लीज तुम यही मेरे पास बैठो ना। मुझे अचानक बहुत अकेलापन और अजीब सी घबराहट महसूस हो रही है। धुन को पता था कि तन्वी की मंडप में एंट्री उसके मॉम डैड के साथ होने वाली थी, क्योंकि पूरा इवेंट अरेंजमेंट धुन के पास था। धुन को लगा कि इस कमरे के अंदर रहकर वो स्वर की नजरों से बच सकेगी, इसलिए उसने राहत की सांस ली और पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। उधर कॉरिडोर में स्वर बेजान कदमों से मंडप की तरफ बढ़ रहा था। तभी रास्ते में तन्वी के पेरेंट्स मिस्टर और मिसेस सहगल उससे मिले। स्वर को दूल्हे के लिबास में देखकर मिसेस सहगल की आंखें भर आई। प्रदीप सहगल ने स्वर के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तन्वी की मंडप में एंट्री तो हमारे साथ तय हुई थी, लेकिन हमने अपनी बेटी को तुम्हें सौंप दिया है। हम चाहते हैं कि अब तुम खुद कमरे में जाओ और तन्वी का हाथ पकड़कर उसे मंडप तक लेकर आओ। हमें पता है तुम्हारे साथ आने में ही उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। स्वर का मन बिल्कुल नहीं था, पर वो अपने होने वाले सास ससुर को मना ना कर सका। वो बेमन से भारी कदमों के साथ तन्वी के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्वर दूल्हे के जोड़े में बेहद हैंडसम, पर अंदर से पूरी तरह खाली लग रहा था। उसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर एक गहरी सांस ली और मन ही मन खुद को समझाया, ओके स्वर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना। अब उस लड़की का जिक्र तन्वी के सामने कभी मत लाना। कमरे के अंदर तन्वी और धुन बातें कर रही थी। धुन ने तन्वी की नजर उतारते हुए कहा, आपकी खुशियों को किसी की नजर न लगे मैम। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तन्वी ने मुस्कुराकर कहा, लगता है मॉम डैड आ गए। तन्वी और धुन दोनों एक साथ मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ पलटी। दरवाजा खुला और स्वर अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा बंद करते हुए स्वर की नीची नजरों के साथ आवाज गूंजी, तन्वी, अंकल आंटी ने मुझे भेजा है। वो चाहते हैं कि हम साथ में मंडप तक जाएं। बोलते बोलते जैसे ही स्वर की नजरें उठी और तन्वी के बगल में खड़ी लड़की पर पड़ी, स्वर के शब्द गले में ही अटक गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने ऑफ वाइट अनारकली में खड़ी लड़की कोई और नहीं, उसकी धुन थी। स्वर ने कांपती आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, धुन। धुन का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।